to 0 represent an equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 represent an equation in two variables if ऑप्शन ए है a is equal to c is equal to 0, a is equal to c is equal to 0 and b is not equal to 0. ऑप्शन b है b is equal to b is equal to c is equal to 0, b is equal to c is equal to 0 and a is not equal to 0. ऑप्शन सी है a is equal to b is equal to 0 और ऑप्शन डी है c is equal to 0, कॉमा a is not equal to 0, कॉमा b is not equal to 0. देखो ऐसा होता है कि हमें ये तो मालूम है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नोट करिएगा, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन in two variables, a standard linear equation in two variables is expressed as ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, तो अब आप ना ये सोचो कि दो वेरिएबल हैं, तो वो दो वेरिएबल क्या हैं, दो वेरिएबल क्या हैं, कौन कौन से हैं वो दो वेरिएबल, ये बताइए, x और y. ठीक है, अब आप खुद ये सोचिएगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो a है. अगर मान लीजिए a ही 0 हो जाएगा तो x a 0 इंटू एक्स, वो तो x वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, अगर मान लो b 0 हो जाएगा तो फिर y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 0 इंटू वाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा. तो जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स का तो रहना जरूरी है ना, तो a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होता रहे, c के साथ कुछ भी हो, सी चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है. तो इन्होंने यहाँ पर, मुझे जो लगता है, आप ये देखिए यहाँ पर भी ए और सी को 0 दे रखा है, मेरा ए भी 0 नहीं होना चाहिए, सी हो जाए कोई बात नहीं, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, बी 0 हो रहा है, भाई 0 नहीं होना चाहिए बी. यहाँ पर ए और बी को दोनों को ही 0 बोल दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे ए की भी कुछ वैल्यू चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, समझ गए, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर. बताइए जी, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए, अन्या, जानवी, सोमिल, टिया? नो सर. नहीं समझे? देखिए, हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर एक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये इस तरह से है, सोचो फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा जो a है अगर वही 0 हो जाता है, तो 0 इंटू एक्स, तो x वाली तो टर्म ही खत्म हो गई ना, तो फिर वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहाँ बची, फिर तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बची, मतलब सिर्फ y वाला टर्म बचेगा. तो a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली चीज, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है. इसी तरह से हमारा जो y वाला टर्म है, y वाला जो कोफिशिएंट है, वो भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा b भी 0 नहीं होना चाहिए. तो इस वजह से ऑप्शन बी भी गलत है, यहाँ पर भी ये b को 0 कह रहे हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट c, ये जो तीसरा टर्म है, c चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो हमारा a और b वो 0 नहीं होना चाहिए. समझ गए,
तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्लियरली बोला यहाँ पर कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सी कैन बी इक्वल टू जीरो। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 5 express the equations 2x plus 3y is equal to 5 in the form ax plus by plus c is equal to 0, then the value of a and b is then the value of a and b is ऑप्शन ए दे रखा है, a is equal to 5, b is equal to 2, ऑप्शन बी है a is equal to 3, b is equal to 2, ऑप्शन सी है a is equal to 2, b is equal to 3, और ऑप्शन डी है a is equal to 2, b is equal to 5। मुझे ये जो इक्वेशन है इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले करके देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इस 5 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे लिए a क्या हो गया, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म वो a हो गया, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो b हो गया, और जो ये कांस्टेंट टर्म है ये c हो गया। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी। ठीक है, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7। हाँ, हाँ तो भी क्योंकि a और b तो चेंज होने वाला ही नहीं है, तो भी आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 the equation x is equal to 7 in two variables can be written as in two variables can be written as in two variables can be written as हाँ जी, ये ऑप्शन ए है 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 7। वन एक्स प्लस 1y इज इक्वल टू 7। ऑप्शन बी है 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ऑप्शन सी है 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 7। 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 7, और ऑप्शन नंबर डी है 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 7। ठीक, अब आप ये देखिएगा कि इक्वेशन जो है वो मुझे क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 7। ठीक,
अब सवाल ये उठता है कि हमें कई बार ये लगता है कि x इज इक्वल टू 7, ये तो x की वैल्यू है कि x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 दे रखी है, ये कहाँ से इक्वेशन होगी? कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन मुझे अगर ऐसा दे रखा है जिसमें बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो दैट इज एन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर केवल एक टर्म नजर आ रही है मेरे को x, तो इसका मतलब वन वेरिएबल है, लेकिन इसी इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। उन्होंने लिखा है द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, मतलब इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में कैसे लिखें? ये जो x है, x इज इक्वल टू 7, x का मतलब क्या है कि इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ मतलब समझ लो वन मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर y वाला टर्म तो है नहीं, मुझे तो टू वेरिएबल बनाना है, तो जबरदस्ती y वाला टर्म इंक्लूड करेंगे। कैसे? 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 7। मैं चाहता तो 7 को इधर भी लाकर रख सकता था ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन क्या है, जो मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सब में जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं दे रखी इक्वेशन, तो मैं इस वजह से 7 को मैंने यहीं छोड़ा। मेरे को इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो हालांकि है अब भी ये सिंगल वेरिएबल में, लेकिन इसको टू वेरिएबल की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है बस वो बताना है। क्योंकि यहाँ वाई वाला टर्म नहीं है तो मैंने उसको 0y लिख दिया। समझ गए? हाँ, तो 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 7 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, if 2 comma 0 is a solution of the linear equation, if 2 comma 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, is equal to k, then the value of k is, then the value of k is, ऑप्शंस दे रखे हैं 4 6 5 2। 4 6 5 2 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें। जैसे 2 कोमा 0 दे रखा है तो 2 कोमा 0 का मतलब क्या है? जब भी कभी स्मॉल ब्रैकेट में वन टर्म कॉमा सेकंड टर्म ये दे रखा हो तो समझ लो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह डालूंगा 2, y की जगह डालूंगा 0 और k की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर हो गया 2 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2.2 प्लस 3.0 इज इक्वल टू के। देखिए 2 2 सा क्या हो गया 4 प्लस 3 इंटू 0 हो गया 0 इज इक्वल टू के, तो 4 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू 4 आ गई, ऑप्शन ए। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ओके। चलो जी अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पाई एक्स प्लस 3y। if pi x plus 3y is equal to 25, if pi x plus 3y is equal to 25 and y is equal to 1, and y is equal to 1 comma, then the value of x is,
ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, सॉरी हाँ यही है, y is equal to 1, then the value of x is 7, 6, 5 minus 3. pi x plus 3y is equal to 25, तो pi x plus 3y is equal to 25. वो पूछ रहे हैं कि अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की जगह 1 डाल दो, x की वैल्यू निकाल लो। देखिए पाई x प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 25। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7। 3 × 1 मतलब 3, ये उधर चला जाएगा, 25 माइनस 3, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 22। ये यहाँ डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22, 22 से 22 कट गया, x की वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन ए। ऐसे ही अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, if x is equal to 1 and y is equal to 0 is the solution of equation, is the solution of equation is the solution of equation 2x plus root 3y plus root 3y minus 4a is equal to 0, then the value of a is then the value of a is, option A has 7 7 minus 1/2 plus 1/2 और 1/3, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उन्होंने बता दिया ना कि x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालो आप और निकाल लो, अननोन जो है वो क्या है, a है, तो a की वैल्यू निकालनी है। x is equal to 1 and y is equal to 0 is the solution of this equation। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये है बेटा 2x, तो 2 × 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, √3 × 0 माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 0 और माइनस 4a को अगर उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 4a, 2 इज इक्वल टू 4a, अब 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2/4 इज इक्वल टू a, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये राइट ऑप्शन है। अगला देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। देखिए एक टर्म आप लोगों के लिए नहीं है, मैं पहले लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इस तरह से बनाते हैं सिंबल, ऐसे ऐसे समझ लो कि कैपिटल वाई को उल्टा बना दिया आपने, इसको बोलते हैं LAMB, लैम्ब, DA डा, लैम्बडा, लैम्बडा ग्रीक अल्फाबेट है ये। ठीक है, लैम्बडा।
तो find the value of lambda if x is equal to minus lambda, if x is equal to minus lambda and y is equal to 5 by 2 and y is equal to 5 upon 2 is the solution of the equation is a solution of the equation is a solution of the equation x plus 4y minus 7 is equal to 0। ठीक है, तो a इज इक्वल, वो सॉरी ऑप्शंस जो दे रखे हैं ये हैं 2 3 4 5। ये चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा, इसमें इसको एक तो नोट कर लो। अभी देखिए आप लोगों के अभी जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें साउंड वाला चैप्टर तो नहीं है, ठीक है। तो जो साउंड वाला चैप्टर है उसमें हम ये कहते हैं कि हम ना जब कुछ बोलते हैं, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो आप कभी नोटिस करना, कोई एक क्या बताऊं मैं आपको, कोई एक सर्कल अगर आपके पास हो, कोई चूड़ी या कंगन हो, है ना, तो चूड़ी या कंगन पर एक पतली सी पॉलिथीन लेकर उस पतली सी पॉलिथीन को टाइटली उस पर बांध दो। मतलब उसके जो बीच का जो एम्प्टी सेक्शन है ना, जो बीच का जो खाली सेक्शन है, उस पर एक बारीक सी आप पॉलिथीन, पन्नी या कोई कागज, पतला सा कागज वो बांध दीजिए और उसको अपने मुंह के पास लाकर ना जोर जोर से कुछ बोलना शुरू करो। जब आप कुछ बोलोगे, मतलब उसको मुंह से चिपकाई मत देना, मुंह के थोड़ा सा दूर। जब कुछ आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि वो बीच में जो वो पॉलिथीन का जो वो मेम्ब्रेन बन गया है ना, एक शीट बन गई है, वो ऐसे 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 वाइब्रेट हो रही है। और जब वो वाइब्रेट होगी तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से वेव्स निकलती हैं, वेव्स, समझ रहे हैं। और दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। वो वेव्स डिटेल में पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर में। तो वो जो वेव्स है ना, उनमें उनकी जो टेंडेंसी है, वेव ना इस तरीके की होती है, ऐसे जैसे जैसे आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में मार धाड़ हो गई, हीरो और विलन के बीच में गोलियां चल गई, ठीक है, वो उसको लग गई 8 10 गोलियां, उसके बावजूद भी हीरो है, मरेगा तो है नहीं, है ना, वो तो जिंदा बच जाएगा। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वो एक लाल रंग का बल्ब ऑन हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर आईसीयू, फिर बाहर खड़े रहते हैं सब उसके रिश्तेदार। तो अंदर दिखाते हैं एक छोटी सी स्क्रीन होती है टीवी की, उस पर टू 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 ऐसे चलती रहती है। तो वो क्या है, वो जो दिखाते हैं ना वो क्या है, वो वेव्स होती हैं, वो वेव्स होती हैं। वो वेव्स किस चीज की हैं, वो हार्ट बीट्स हैं। हार्ट बीट्स कब, दो तरीके के होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हार्ट का, लप डप लप डप, वो जो होता है। तो वो चीज कि जब वेव ऊपर की तरफ जा रही है, जब वेव नीचे की तरफ जा रही है, मतलब जब हार्ट एक्सपैंड कर रहा है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब एक्सपैंड करेगा तो वेव ऊपर की तरफ जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेव नीचे की तरफ जाएगी। सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन वी स्पीक समथिंग, ठीक है। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हम अपने आसपास की जो एयर है ना उसमें हम वाइब्रेशंस पैदा कर देते हैं, ठीक। तो वो वाइब्रेशंस को जब स्टडी करा जाता है ग्राफ पेपर पर, तो ऐसे होता है, क्योंकि हमने जब कुछ बोला, तो आप कभी भी नोटिस करना, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा जो पहला शब्द होता है जो हमारे मुंह से निकलता है, उसकी जो इंटेंसिटी वो थोड़ी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम सेंटेंस को खत्म करने वाले होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अ, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, तो जो करेंगे है वो लास्ट का जो शब्द हमारा आ जाता है, वो लास्ट का शब्द थोड़ा इंटेंसिटी उसकी लो हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वेव, मतलब जो हमारी इंटेंसिटी है, जब ऊपर की तरफ जाती है, फिर लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो इंटेंसिटी नीचे की तरफ आती है, वॉइस की इंटेंसिटी। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जब हम उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे ना, अपनी इंटेंसिटी को, अपनी वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, कभी हाई कभी लो, तो इस तरीके की ना वेव्स बन जाती हैं जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। और ऐसी एक वेव की जो लेंथ होती है, आपने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ नहीं सुना है तो सुनेंगे, अब साइंस में करेंगे आप, वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करा जाता है इससे, लैम्बडा से।
इसको नोट करें, LAMBDA, इसको लैम्बडा बोलते हैं। तो इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स जब खत्म हो गए, 26 अल्फाबेट्स थे, तो जो कैपिटल लेटर्स थे, कैपिटल लेटर्स को कुछ कुछ नाम दे दिया गया। कैपिटल A इज फॉर आंगस्ट्रॉम, कैपिटल B इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल C इज फॉर कूलम, 10th क्लास में पढ़ेंगे, कैपिटल D इज फॉर डेंसिटी, कैपिटल E इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल F फॉर फोर्स, फोर्स तो आपने भी पढ़ा है, फोर्स को कभी स्मॉल एफ तो नहीं कहते ना, कैपिटल एफ ही कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ोगे स्मॉल एफ को कुछ और कहते हैं, स्मॉल एफ को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ पढ़ा है कि फ्रिक्शन नाम की एक फोर्स होती है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना हम नहीं जानते। ठीक, ऐसे ही कैपिटल जी इज फॉर गॉस थ्योरम, फिर कैपिटल जी के बाद कैपिटल एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल आई इज फॉर करंट, कैपिटल जे इज फॉर जूल, जूल आप जानते हैं वर्क की यूनिट जूल होती है। तो इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स जब खत्म हो गए, जेड तक के सारे अल्फाबेट्स खत्म हो गए, इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स भी जब खत्म हो गए, तब ये हुआ कि अब कहाँ से लाएं अल्फाबेट्स, तो ग्रीक अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ा। तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, न्यू, लैम्बडा, न्यू, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। तो जब जब जरूरत पड़ती जाएगी तब तब हम इनको करते जाएंगे। ये मत सोचना कि ये जबरदस्ती में लैम्बडा लिख दिया, यहाँ पर एबीसीडी कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब अल्फाबेट सारे खत्म हो गए, क्योंकि हर अल्फाबेट की एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप किसी भी अल्फाबेट को कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी कुछ भी ले लिया कि भाई यहाँ पर जो ये है ना, ये जो वर्क डन है ना, चलो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एफ से, ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो आप कैपिटल एफ वहां लिख दोगे तो टीचर वही नंबर काट देगा कि ये फोर्स का नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो वो जो इंटरनेशनल यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर आपने किसी भी साइंस जर्नल में कहीं पर ऐसे ही कैपिटल W लिखकर छोड़ दिया, तो चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन, किसी भी कंट्री का आदमी अगर उसको पढ़ेगा कैपिटल W, तो वो कहेगा कि जो भी राइटर है वो वर्क डन के बारे में कुछ समझाना चाह रहा था। आपने कैपिटल K लिख दिया तो इसका मतलब है कि आप केल्विन, जो टेम्परेचर का यूनिट है, आप केल्विन के बारे में बताना चाह रहे हैं। स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कैपिटल के अलग अलग मायने हैं, स्मॉल के अलग मायने हैं। कैपिटल के को काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए उसके आगे ई लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये सारे अल्फाबेट्स खत्म हो गए, तब ये नए नए अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ी। ये आपका डाउट हो सकता है मन में आता, इस वजह से पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कुछ अजीब अल्फाबेट लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि जो भी ऑथर है या जो भी राइटर है वो एवं ही नहीं लिख रहा है उसको। इंग्लिश के अल्फाबेट्स जरूरी नहीं है कि हम हर जगह उनको लगा सकें, ठीक है। स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, इन सब की भी वैल्यू होती है, पढ़ोगे धीरे धीरे 11th में 12th में। एक चार्ट बनवा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस किस को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा इसमें ये जो चीज आपको बताइए थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी। कुल मिलाकर मैं यहाँ आता हूँ, अब x+4y -7 इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ये है x+4y -7 इज इक्वल टू 0, तो x का मतलब है माइनस लैम्बडा, +4 × y का मतलब है 5/2, -7 इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस लैम्बडा +2 5 जा 10, -7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया माइनस लैम्बडा +3 इज इक्वल टू 0, +3 को उधर ले जाओ, माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू -3, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, 3, ऑप्शन बी। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अरे बाकी बच्चे बताएं भाई, सुमिल, विधि, जानवी, आन्या, सभी को Yes, क्लियर sir. है? चलें आगे, Yes, sir. चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if the point 3, 4, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation
if the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y minus ax minus 7, 3y minus ax minus 7 is equal to 0, comma, then the value of a is then the value of small a is, ऑप्शन ए है 3/5, 4/5, 3/5, 4/5, फिर 5/3, 7/3, 5/3, 7/3। चलो, तो इन्होंने बोला इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इससे पहले के क्वेश्चंस में आया कि एनीथिंग कॉमा एनीथिंग, जैसे 3,4 या 2,0 कुछ भी था, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर वो लिखते हैं लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन तो भी सॉल्यूशन वाली ही बात है। आपको क्या करना है, एक्स की जगह 3 डालो, वाई की जगह 4 डालो और अननोन की वैल्यू निकालो। करो फटाफट। क्या है, 3y माइनस ए एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर इतना स्मार्टली खेल रहे हैं कि आप लोगों से कहीं गलती हो जाए, उल्टा कर दिया, पहले y दे दिया फिर x ले दिया, ताकि बच्चा गलती में आकर पहले y की जगह 3 रख दे ना। x की जगह ही आपको 3 रखना है, y की जगह 4। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 ये लिखना है पहले। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 माइनस a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3 4 जा 12 माइनस 3a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा 12 माइनस 7 कितना हो गया, प्लस का 5। तो माइनस 3a इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 5/3, ऑप्शन सी 5/3। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू k, is a solution of the equation is a solution is a solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0, x minus 5y plus 6 is equal to 0, then the values of k are then the values of k are, ऑप्शन ए है 2,3, ऑप्शन बी है 3,4, ऑप्शन सी 1,2 और डी है 3,5। तो देखो x की वैल्यू दे रखी है के स्क्वायर और y की वैल्यू दे रखी है k। तो मैं इस इक्वेशन में मैं डाल दूंगा इसको, x की वैल्यू डाल देंगे बेटा के स्क्वायर, जैसे है x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह डाल दीजिए के स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई की जगह डाल दीजिए k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं सभी बच्चे। हाँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये जो -5 है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो -5 के बराबर आ जाए।
मल्टीप्लीकेशन प्लस के 6 के बराबर है, कैसे करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसे दो नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो तो आ जाए -5 के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन आ जाए +6 के बराबर, कैसे करेंगे? -6 and +1. -6 +1 अगर करेंगे तो -6 +1 तो हो गया बेटा -5, लेकिन -6 मल्टीप्लाइड बाई +1 हो जाएगा -6, मुझे तो +6 चाहिए, फिर क्या करूं? -6 minus plus -1. करके देखो ना, कैसे भी -6 +1 करेंगे तो भी -6 +1 तो -5 हो जाएगा, लेकिन -6 मल्टीप्लाइड बाई +1 तो -6 हो जाएगा ना, मुझे तो +6 चाहिए। +10 - 4 दोबारा बोलो, प्लस। +10 - 4 अगर आप 10 - 4 करोगे ना तो 10 - 4 से क्या आएगा, 10 - 4 से प्लस का 6 आएगा, ठीक है, और मुझे चाहिए बीच में -5, मुझे मल्टीप्लिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 के बराबर चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन +6, बताओ। -2 के और -3 के, क्योंकि -2 -3 क्या हो जाएगा -5, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 क्या हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये हो जाएगा k² -2 के -3 के +6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे k² पहले दो टर्म्स हैं, k² -2 के, इनमें से अगर k कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k-2, है ना। हमने k कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा k-2, फिर -3 के +6, उसमें से -3 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा k-2 इज इक्वल टू 0। देखो इधर भी k इंटू k-2, -3 इंटू k-2, k-2 ले लो बाहर, तो इधर पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा k, और इधर क्या बचेगा -3। फिर हम ये कहेंगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो इधर k-2 इज इक्वल टू 0 और k-3 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 कर दो तो पूरे का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो k-2 इज इक्वल टू 0 और k-3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 2 या फिर k की वैल्यू 3, तो 2, 3, ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर है? Yes sir. चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y इज इक्वल टू 7 the linear equation 2x - 5y is equal to 7 has option A a unique solution, option B two solutions, option C infinitely many solutions, और ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन। 2x - 5y इज इक्वल टू 7, ये है ना। मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे लिखेंगे जैसे 2x - 5y इज इक्वल टू 7,
-5y को उधर ले जाओ, 7 को इधर ले आओ, ये हो गया 2x - 7 इज इक्वल टू प्लस का 5y, पलट कर लिख लो जरा। 5y इज इक्वल टू 2x - 7, ये भी तो लिखा जा सकता है। y इज इक्वल टू 2x - 7 अपॉन 5, ये y की वैल्यू आ गई। ये बताइए सबको क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes. जी, हाँ जी, ओके। अब क्या है कि मैं x की अलग अलग वैल्यूज लेकर y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता हूँ। कैसे? चलो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि x की वैल्यू 0 है, मान लीजिए। हम ये कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -7 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू -7 अपॉन 5। if x is equal to 1 then y is equal to 2 इंटू 1 -7 अपॉन 5। क्या हो जाएगा ये? 2 - 7 कितना हो गया? -5, तो ये आ गया -1। if x is equal to 2 then y is equal to 2 into 2 -7 upon 5, -3 upon 5 आ गया। भाई कितनी वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे y की? इनफाइनाइट। करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया, हमेशा याद रखना। अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए 2 वेरिएबल की, जिसमें ये x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो, वो आपसे पूछें कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक है बस, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई और सॉल्यूशन। तो यूनिक का तो सवाल ही नहीं उठता। 2 सॉल्यूशन, अरे 2 क्या 3 निकाल लो, 50 निकाल लो, 1000 निकाल लो, कितने भी सॉल्यूशन निकालो, तो कितना हो गया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्व करने मत बैठ जाना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है सीधा टिक लगाना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखेंगे, any solution of the linear equation, question number 12। अच्छा 11th रह गया। The equation 2x plus 5y is equal to 7 the equation 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution the equation 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution if x and y are if x and y are a है नेचुरल नंबर्स, b है पॉजिटिव रियल नंबर्स, c है रियल नंबर्स, और ऑप्शन डी है रैशनल नंबर्स।
ये समझना पड़ेगा, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देख के बताता हूँ जरा ये मैं। ठीक है, हम देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू -7/5 आ गई। ठीक है, -7/5 नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ओ सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं। एक्स की वैल्यू 1 ले ली, वाई की वैल्यू -1 आ गई, अगेन ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। फिर -3/5 आ गया, तो अपॉन में जब आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन के लिए हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन सा, 1,1। ठीक है, इन्होंने यही बताया है यहाँ पर ताकि एक ही सॉल्यूशन आए। तो फॉर नेचुरल नंबर्स इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो होगा 1,1। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो y की जगह भी 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। फिर ये लगेगा कि अरे भाई ऐसे कैसे, कोई तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो तरीका देख लेते हैं। तरीका क्या है, जैसे 2x + 5y = 7 है ना। अब यहाँ हमको एक ऑप्शन दे रखा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप x की वैल्यू 1 डालकर y की वैल्यू निकाल कर देखो। अगर x की वैल्यू 1 डालकर y की वैल्यू भी कोई नेचुरल नंबर ही आता है, इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं आता, इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं आता, तब मैं बोलूंगा कि हाँ नेचुरल नंबर के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 5y = 7 - 2x, तो y = 7 - 2x/5। हम ये कहें इफ x = 1 then y = 7 - 2 × 1 अपॉन 5। तो 7 - 2 कितना हो गया, 5/5। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, they both are natural numbers। फिर हम ये कहेंगे कि कोई अगला अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, मान लो हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2 × 2 = 4। फिर y की वैल्यू नेगेटिव में ही y की वैल्यू जो है वो आएगी फिर 4 में कितना ऐड करें, 3 ना, तो 3/5 आएगी y की वैल्यू। 3/5 आएगी, तो 3/5 जो है वो आपका नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो नेचुरल नंबर का एक ही पेयर आ रहा है 1,1, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब एक ही पेयर है। एक ही पेयर का मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन। सारे इक्वेशंस का नहीं, वो हम निकाल कर देख लेंगे। और ज्यादातर हमारा x की वैल्यू 1 डालकर या 2 डालकर या 3 डालकर ही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली सभी क्वेश्चंस में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता नहीं है। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा अलग, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, तो बाकी Yes, कल sir. देखते हैं। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके, गुड इवनिंग।